गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संस्कृति का प्रधान तत्व एवं विशेषताएं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है अगर हम इसको पूरा संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में लेते हैं, क्योंकि संस्कृति केवल एक शब्द नहीं है। संस्कृति में वो सारी चीजें आती हैं, वो सारे फैक्ट्स आते हैं जो एक राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और जहां भारतीय संस्कृति की बात आती है तो भारतीय संस्कृति की जो इतिहास में महत्ता रही है विश्व पटल पर, वो आज भी उसी जगह पे भारतीय संस्कृति अपनी टिकी हुई है। अब सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि संस्कृति का अर्थ क्या होता है। संस्कृति क्या है? इसका कोई एक उत्तर नहीं है कि संस्कृति को हम एक शब्द में डिफाइन कर दें कि ये संस्कृति है। संस्कृति शब्द, जैसा हम सब जानते हैं, अंग्रेजी शब्द का कल्चर से लिया हुआ है। लेकिन मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि भारत में संस्कृति को जिस रूप में लिया गया, अंग्रेजों ने संस्कृति को उस रूप में नहीं लिया था। अंग्रेजों ने कल्चर से लिया कि जो लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं या अंग्रेजी को जानते हैं उनको उन्होंने कल्चर्ड पीपल बोला, जबकि भारत के अंदर ऐसा नहीं था। भारत में संस्कृति में वो सब कुछ आता है जिससे एक मनुष्य बनता है, जिससे मानव का पूरा जीवन प्रभावित होता है, उसे हम भारत में संस्कृति के रूप में लेते हैं। अब हम भारतीय समाज में संस्कृति का अर्थ धर्म से लेते हैं। अब धर्म यहाँ पर रिलीजन नहीं है, रिलीजन जिसमें हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। भारत में अगर भारतीय समाज में हम संस्कृति का अर्थ धर्म लेते हैं तो उसमें वो चीजें आती हैं जिसमें मनुष्य के विशिष्ट लक्षण परिलक्षित होते हैं, और वो विशिष्ट लक्षण ऑब्वियसली पॉजिटिव लक्षण होंगे। और उन विशिष्ट लक्षण में आता है कर्तव्य बोध। मनुष्य ने अपने कर्तव्य का पूर्णतः निर्वाह किया, पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ। उसका विवेक, उसने समझदारी से उस कार्य को किया। मूल्य बोध, हम अगर देखें तो हमारे शास्त्रों में भी हम जाते हैं तो वहां पर मूल्यों की एक परंपरा सी रही है। और अगर हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें मूल्य दिखाई देते हैं। अब मूल्य हम 4 आर्य सत्य भी हो सकते हैं। मूल्य में अगर हम आधुनिक युग में लें तो महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह की बात करी या महात्मा गांधी ने जिस अहिंसा की बात की, वो भी एक मूल्य है। ये सारी चीजें एवं पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन का प्रत्येक पक्ष किसी न किसी आदर्श और कर्तव्यों से बंधा हुआ होता है। अगर मनुष्य इन सारी चीजों का, सामाजिक जीवन और अपने पारिवारिक जीवन का पूर्णतः निष्ठा के साथ निर्वाह करता है और उनको रूल्स को फॉलो करता है, तो हम कह सकते हैं कि वो मनुष्य सांस्कृतिक है या वो मनुष्य कल्चर्ड है। भारतीय परंपरा अगर हम देखें तो भारतीय परंपरा के अंदर संस्कृति का समानांतर अर्थ, जैसे मैंने बताया, धर्म है। और धर्म वो चीज है जो मनुष्य का विशिष्ट लक्षण होता है। अगर मनुष्य में धर्म नहीं है या धर्म का लक्षण नहीं है तो हम ये मान सकते हैं कि उस मनुष्य में संस्कृति भी नहीं है। अब मैं आऊंगी कि भारत में जब समाज व्यवस्था स्थापित की गई, अगर वैदिक काल की भी लेते हैं और उसके बाद, तो उसमें धर्म व्यवस्था या वर्णाश्रम व्यवस्था से उस सामाजिक व्यवस्था को एड्रेस किया गया। अब वो धर्म व्यवस्था या वर्णाश्रम व्यवस्था, जैसा हम सब जानते हैं, 4 वर्ण और 4 आश्रम है। 4 वर्ण में हमारे आते हैं, सबसे पहले हमारे 4 वर्ण में आता है ब्राह्मण, 4 वर्ण 4 आश्रम। और उसमें आश्रम व्यवस्था जो थी वो भी इस वर्ण, और ऐसा माना गया कि वैदिक युग में जब ये 4 वर्ण आ रहे हैं जिसमें हम ब्राह्मण, क्षत्रिय इनको ले रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण आश्रम था, ये वर्ण आश्रम व्यवस्था थी। और वर्ण, ये 4 वर्ण थे। और आश्रम व्यवस्था क्या थी? मनुष्य को किस तरीके से अपने जीवन के 100 वर्षों को निभाना है या उनको व्यतीत करना है, तो वो आश्रम व्यवस्था थी। उस आश्रम व्यवस्था में अगर हम देखें, सबसे पहले ब्रह्मचर्य आता है, जब मनुष्य एक विद्यार्थी जीवन व्यतीत करता है, जब मनुष्य अपने गुरुओं के सानिध्य में रहता है और उस सानिध्य में उसको वो ज्ञान प्राप्त होता है जिससे वो अपने आगे के 75 वर्ष जीवन के गुजारता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे आता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम के बाद आता है हमारा संन्यास आश्रम, और संन्यास आश्रम के बाद आता है हमारा वानप्रस्थ आश्रम। और ये चारों आश्रम जो थे, ये व्यवस्था 25-25 वर्ष के लिए मनुष्य के पूर्ण जीवन को बांट दिया गया था। यहाँ मैं बोलना चाहूंगी
जो वर्ण थे, वर्णों में भी पहले आपके कर्म के आधार पर ये वर्ण व्यवस्था थी, और धीरे धीरे, लेकिन जैसा हर चीज में कुछ कुरीतियां या कुछ कमियां आती हैं, धीरे धीरे इस वर्ण व्यवस्था को समाज ने वर्ण व्यवस्था को जन्म पर आधारित बना दिया। और जन्म पर आधारित, जैसे अगर कोई ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण कहलाया, उसके पहले वर्ण व्यवस्था कर्म व्यवस्था पे आधारित थी कि जैसा आपका कर्म है आप उसी के हिसाब से आपको वो वर्ण में माना जाता था। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि वर्ण धर्म मनुष्य के सामाजिक व्यवहार का धर्म है, और जो आश्रम व्यवस्था है, यहाँ दो चीजें, दो पहलू हैं धर्म के, पहला वर्ण है और दूसरा आश्रम है। तो जो वर्ण व्यवस्था है वो मनुष्य के सामाजिक व्यवहार का धर्म है, और जो आश्रम व्यवस्था है वो मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन, उसके व्यक्तिगत जीवन का निचोड़ है, या उसने व्यक्तिगत जीवन उसको कैसे जीना है, ये हमें आश्रम व्यवस्था या आश्रम धर्म से पता चलता है। इतिहासकार और समाजशास्त्री सबने अपने अपने ढंग से संस्कृति को परिभाषित किया है, और ऐसा माना है सभी ने कि संस्कार शब्द भी संस्कृति के मूलार्थ को अभिव्यक्त करता है। जिस मनुष्य में संस्कार है वही मनुष्य संस्कृति का पोषक बनता है या संस्कृति का पोषण कर सकता है। इतिहासकार के लिए किसी समाज में स्थित मनुष्यों के संपूर्ण जीवन और उनके कार्यकलापों को संस्कृति कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि संस्कृति एक बहुत वाइड पर्सपेक्टिव में देखी जा सकती है। संस्कृति क्या है? जब समाज के अंदर जो मनुष्य रह रहे हैं, उनका जीवन और उनके जो क्रियाकलाप हैं, वो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं या जिस दिशा में जा रहे हैं या जिस तरीके से मनुष्य अपना जीवन यापन कर रहा है, समाज में उसका जो व्यवहार है, वो सारी चीजें हमारी संस्कृति का हिस्सा बनती हैं, और उस मनुष्य को हम कह सकते हैं कि हाँ, वो एक सांस्कृतिक मनुष्य है। स्पेंगलर और टॉयन भी जो बहुत अच्छे इतिहासकार और विचारक रहे हैं, उन्होंने कहा है कि समाज विशेष में स्थित धर्म, कला, साहित्य, दर्शन को संस्कृति मानते हैं। और अगर हम भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और या आधुनिक काल तक में देखते हैं, तो हमें ये चारों चीजें भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा बनते हुए नजर आती हैं। जहां हम धर्म की बात करते हैं, वहां हम भारतीय संस्कृति में एक धर्म, भारतीय इतिहास में धर्म की बहुत महत्ता रही है। कला को अगर हम देखें तो कला का एक इनसेपरेबल हिस्सा रहा है भारतीय इतिहास में। चाहे हमारे ऊपर किसी ने भी आक्रमण किए या किसी ने भी शासन किया, लेकिन हमारी जो कला थी, चाहे हमने उसको अडॉप्ट किया या अपनी वाली में उस कला को आत्मसात किया, वो सारी चीज परिलक्षित होती है जब हम भारतीय संस्कृति को इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। साहित्य और दर्शन, इन दो चीजों की बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है भारतीय संस्कृति के अंदर, क्योंकि इन दोनों से ही, साहित्य और दर्शन से ही, अगर हम माने तो असली संस्कृति जो भारत की निकली है, या जिसे हम रिच कल्चरल हेरिटेज बोलते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा रोल इस साहित्य और दर्शन का है। संस्कृति की खासियत है संपूर्ण समाज को एक सूत्र में बांधना। ये जहाँ पर लोग सुसंस्कृत होते हैं, या जहाँ पर लोग धर्म, कला, साहित्य और दर्शन, इन सारी चीज में पुष्ट होते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि वो समाज एक सूत्र में बंधा हुआ रहता है। एक और शब्द है जो संस्कृति शब्द के मूल परिष्कार, मूल अर्थ को अभिव्यक्त करता है, और वो शब्द है संस्कार। तो ये धर्म, कला, साहित्य, दर्शन से तो इंसान, मनुष्य की संस्कृति बनती है, पर जब हम इसकी बात करते हैं कि किस तरीके से मनुष्य परिष्कारित होता है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है संस्कार। यहाँ पे वो 16 संस्कार भी अगर आप लेना चाहें जो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, धर्म का हिस्सा है, वो भी आते हैं, लेकिन 16 संस्कार के अलावा आपका जो मानवीय व्यवहार है वो भी उस चीज संस्कार के अंदर आता है। जैसा हम कहते हैं कोई मनुष्य चोरी कर रहा है या झूठ बोल रहा है, तो हम कहेंगे उसके संस्कार अच्छे नहीं है। वहाँ संस्कार से मतलब वो 16 संस्कार नहीं, वहाँ उसका बिहेवियर है, उसका व्यवहार है, या उसकी वो आदतें हैं जिनसे वो ओवरऑल उसकी पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व है, उसका विकास हो रहा है, या उसके व्यक्तित्व के विकास में जो चीज हर्डल बन रही है, तो हम बोल देते हैं कि वो मनुष्य संस्कारी नहीं है। और हम ये मानते हैं कि संस्कार किस चीज का सिंबल है? संस्कार उस चीज का सिंबल है जिसके बिना मनुष्य नहीं है।
हम कहते हैं ना, मैन इज अ सोशल एनिमल। तो हम सोशल एनिमल मनुष्य को कब मानते हैं? हम सोशल एनिमल मनुष्य को जब मानते हैं जब उसका समाज के अंदर उसका व्यवहार उसी अकॉर्डिंग होता है, जहां पर वो किसी को पीड़ा पहुंचाए बिना अपने सभी कर्मों का पालन करता है या कर्तव्यों का पालन करता है। संस्कार वह है जिससे मनुष्य मनुष्य बनता है, और संस्कार ही मनुष्य को धर्म के जो प्लेटफॉर्म है उस पर खड़े होने की प्रेरणा देता है या उसके योग्य बनाता है। अब हम देखते हैं कि संस्कृति के जैसे बहुत सारे विभिन्न पहलू हैं, संस्कृति में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो अगर हम देखें कि एक क्षेत्र विशेष के लोगों का जो रहन सहन होता है उसको भी हम संस्कृति बोलते हैं। आज हम भारत की बात करें, राजस्थान में हम देखते हैं तो यहाँ के क्षेत्र, यहाँ के राज्य के लोगों का एक अलग रहन सहन है, अलग भाषा है, अलग खान पान है, तो वो राजस्थानी संस्कृति कहलाती है। अगर हम मध्य प्रदेश जाएंगे तो वो वहाँ की संस्कृति कहलाएगी। हम नॉर्थ ईस्ट जाते हैं तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि लोगों के विभिन्नता उनके धर्म में है, विभिन्नता हम उनकी कलाओं में देखेंगे, विभिन्नता हम भाषा में देखते हैं, विभिन्नता हम खान पान में देखते हैं, रहन सहन में देखते हैं। वहाँ पे वो आज हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ हिंदू धर्म हमें परिलक्षित होता है, लेकिन जब हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर उनका अलग धर्म है। और शायद ये जो विभिन्नता है वो ही भारतीय संस्कृति को अनूठा बनाती है विश्व की सभी संस्कृतियों के मध्य में, अगर हम इसको देखते हैं। जब ये बाहरी अनुरूपता या बाहर हम जो डिसिमिलैरिटी देखते हैं, विभिन्नता देखते हैं, और अगर हम ये देखें कि भारतीय संस्कृति को किस तरीके से समरसता मिल रही है, तो हम एक निचोड़ निकालते हैं कि ये जो बाहरी अनुरूपता है उसको समरसता प्रदान करने वाला जो तत्व है वो संस्कृति है। समाजशास्त्री मानते हैं कि विशिष्ट मानव समूह के काल विशेष में, गौर कीजिएगा, विशिष्ट मानव समूह के काल विशेष में जो व्यवहार का पैटर्न होता है, आप किस समय में एक पर्टिकुलर सोसाइटी का कोई हिस्सा भी है या वर्ग है, वो समूह काल विशेष में जिस तरीके का व्यवहार कर रहा है तो हम उसको भी संस्कृति के पैटर्न में लेते हैं, और हम ये मानते हैं कि यहाँ की संस्कृति इस प्रकार की है या यहाँ के लोग इस चीज में ज्यादा विश्वास रखते हैं। हम कह सकते हैं कि समस्त मूल्य व्यवहार जिनका मनुष्य सामाजिक एवं व्यक्तिगत स्तर पर अनुसरण करता है उसे संस्कृति कहते हैं। और यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि मनुष्य कभी बिना समाज के अपने व्यक्तिगत स्तर से सुसंस्कृत नहीं बन सकता, या हम ये नहीं कह सकते कि उसने जो व्यक्तिगत स्तर पे किया वही संस्कृति का हिस्सा है। यहाँ पर मनुष्य के व्यक्तिगत स्तर और उसके सामाजिक स्तर दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक साम्यता होनी चाहिए, तभी वो पूर्ण संस्कृति का हिस्सा बन सकता है। मनुष्य के लिए जो अनुसरण करने लायक मूल्य होते हैं उन्हें हम संस्कृति कहते हैं, जो हमारे समाज व्यवहार में अभिव्यक्त होती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, गोविंद चंद्र पांडे जो एक बहुत फेमस इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि संस्कृति को भारत में मनुष्य के लिए, उन्होंने अपनी संस्कृति की जो परिभाषा की वो यही थी कि संस्कृति भारत में मनुष्य के लिए अनुसरणीय मूल्यों में अभिव्यक्त होने वाली जीवन दृष्टि है। तो भारत के अंदर मनुष्य ने जिन जिन मूल्यों का अनुसरण किया, आप वैदिक युग से लेकर आइए, वो जो मूल्य थे वो शाश्वत सत्य की तरह हमारे बीच में रहे, हमारे समाज, हमारे व्यवहार में रहे। और उन मूल्यों को जब मनुष्य ने अभिव्यक्त किया अपने क्रियाकलापों से, तो उसको जीसी पांडे बोलते हैं कि वो उसकी संस्कृति का हिस्सा बन जाता है, या वो उस चीज को हम कह सकते हैं कि वो संस्कृति है। अब संस्कृति खाली ये तो परिभाषा हो रही है जिसके अंदर हम इसके विभिन्न पक्षों के ऊपर हम प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के अंदर संस्कृति का एक अनूठा रूप उसके आध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है, जिसमें स्वयं के अस्तित्व की रक्षा से लेकर परम आध्यात्मिक मूल्य मोक्ष तक, ये जो सभी मूल्य हैं ये संस्कृति की सीढ़ी का हिस्सा है। या उस संस्कृति में जब हम पूर्ण संस्कृति किसी को कहेंगे, किसी
कि ये मनुष्य संस्कृति की उस पूर्ण स्टेज पे पहुंच चुका है, तो हम मानेंगे कि वो स्वयं के अस्तित्व की रक्षा से लेकर जो परम आध्यात्मिक मूल्य, जैसे भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक मूल्य में मोक्ष आता है, उसे माना गया है। तो हम ये मानते हैं कि वो मनुष्य संस्कृति को पूर्ण रूप से फॉलो कर रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि संस्कृति एक जीवन दृष्टि है जो जीवन मूल्यों में अभिव्यक्त होती है। मनुष्य और समाज इन जीवन मूल्यों से परिभाषित होते हैं और पहचाने जाते हैं। इस कारण संस्कृति को समाज का व्यक्तित्व, समाज का आईना, ये सब शब्दों से नवाजा गया है और माना गया है। प्रत्येक समाज उन मूल्यों से पहचाना जाता है जिसका वह अनुसरण करता है। तो आप यहाँ देखिए, आज हम भारतीय समाज, हम भारतीय संस्कृति के फॉलोअर्स हैं, या हम माने कि हम उस भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, तो हम सबके क्रियाकलापों में वो चीजें हैं जिनसे हमने अपनी संस्कृति को पुष्ट किया, या हमने अपनी संस्कृति में उन मूल्यों को फॉलो किया जिसके द्वारा हमने अपनी संस्कृति को अभिव्यक्त किया है। भारतीय परंपरा की जब हम बात करते हैं और भारतीय संस्कृति की जब बात करते हैं, तो हम इन 4 मूल्यों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिन्हें 4 पुरुषार्थ भी बोला जाता है। और अगर जहां हम इन 4 पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं, तो आप ये मानिए कि ये 4 पुरुषार्थ भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा हैं। इनके बगैर भारतीय संस्कृति पूर्ण नहीं होती है। तो जैसा मैंने आपको बताया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। उसी तरीके से ये 4 पुरुषार्थ मनुष्य के जीवन का उद्देश्य परिलक्षित करते हैं या परिभाषित करते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में इन 4 पुरुषार्थों के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और मोक्ष अंतिम सत्य है, या ये माने विभिन्न जितने भी दर्शन भारत के अंदर हुए, भारतीय संस्कृति के अंदर हम देखते हैं, और हम अगर जैन धर्म, बौद्ध धर्म की भी बात करते हैं या ब्राह्मण धर्म की बात करते हैं, तो सबका अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। उस मोक्ष को किसी ने कैवल्य बोल दिया है। अगर जैन धर्म की बात करें तो उन्होंने कैवल्य के नाम से उसको दिया है। लेकिन मोक्ष मतलब हम जब परमात्मा से आत्मा के मिलन के लिए हम तैयार हो चुके हैं, हमने अपने जीवन की अपनी संपूर्ण जिम्मेदारियों को उस तरीके से पूरा कर लिया है कि अब हम भी मोक्ष के भागीदार बन चुके हैं। तो संस्कृति में मनुष्य के जो ये पुरुषार्थ हैं, इनका एक महत्वपूर्ण भूमिका इनकी होती है। भारतीय समाज में, जैसा मैंने बताया, संस्कृति एक जीवन दृष्टि है जो जीवन मूल्यों से अभिव्यक्त होती है, और प्रत्येक समाज अपने जीवन में जो मूल्यों को फॉलो कर रहा होता है, उन्हीं से वो समाज पहचाना जाता है। और भारत के अंदर प्राचीन काल से मोक्ष को ही सर्वोच्च मूल्य माना गया है। और आप देखेंगे कि सर्वोच्च मूल्य मोक्ष है, और विभिन्न धर्मों ने भी अपने इसी मोक्ष को अपना अंतिम सत्य माना है। अगर मनुष्य को धर्म आधारित जीवन जी रहा है, धर्म आधारित जीवन में मैं बोलना चाहूंगी, इसको ब्रॉड वे में लीजिएगा। धर्म मतलब केवल एक धर्म से नहीं है, हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म से नहीं है। धर्म का मतलब है आपने अपने आचार व्यवहार, रहन सहन में उन सारे मूल्यों को फॉलो किया, उनका प्रतिपादन किया आपने, जिन चीजों से आप अपनी संस्कृति को पुष्ट करते हैं या समाज को योगदान दे सकते हैं। जैसा अभी इसमें स्लाइड में लिखा है कि जब मनुष्य अपने सभी कार्य पूर्ण दायित्व के साथ करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य के सार्वजनिक दायित्वों का वर्गीकरण वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत किया गया है। यक्षदेव शल्य, जो एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा है कि मोक्ष भारतीय संस्कृति का सेंटर पॉइंट है। दैट मीन्स भारतीय संस्कृति अगर हम देखें तो चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है किसके? मोक्ष के। मोक्ष मीन्स दैट इज द अल्टीमेट ट्रुथ। उस अल्टीमेट ट्रुथ को पाने के लिए मनुष्य जन्म लेके मरण तक का अपना जो सफर है उसको तय करता है, क्योंकि उसका ऐसा भारतीय संस्कृति में माना गया कि उसका अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। और अगर उसको मोक्ष नहीं मिलता, भारतीय संस्कृति ये मानती है कि अगर मनुष्य ने अपना मूल्यों के आधार पर जीवन व्यतीत नहीं किया है तो उसको पुनः मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ता है। यक्षदेव शल्य ने बोला है कि भारतीय संस्कृति का मूल आत्मबोध मतलब अपने आप को पहचानना,
हमारे अंदर वो ज्ञान आना जिसमें हम पहचान सकें कि हमारी आत्मा क्या कह रही है और हमें किस चीज को फॉलो करना है। योग साधना, योग साधना का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है भारतीय संस्कृति में। तो आत्मबोध और योग साधना, आपको पता है महात्मा बुद्धा ने बोधिसत्व ट्री के नीचे जब उन्होंने अपनी पूरी तपस्या की तो वो योग साधना थी जिससे उन्हें वो बोध ज्ञान प्राप्त हुआ। जब हम बौद्ध धर्म की बारे में पढ़ेंगे तो उसमें बौद्ध धर्म में यही आता है कि किस तरीके से बुद्धा ने योग साधना की और उनको ये आत्मबोध हुआ कि ये जीवन जो है, अगर हम इसको देखें तो ये 4 आर्य सत्य जो थे जिसमें उन्होंने भी ये माना। और पर बौद्ध धर्म में बुद्धा जो थे वो एक राजकुमार थे और उन्होंने सांसारिक जीवन जीते जीते जब उन्होंने दुख देखा तो उन्हें बहुत पीड़ा हुई और उस पीड़ा को वो उनके अंदर से ये प्रश्न उठा कि आखिर ये दुख क्यों है। अगर संसार है तो संसार में दुख है, और अगर दुख है तो दुख क्यों है, और दुख क्यों है तो दुख का निवारण क्या है। कारण और निवारण उन सब पे बुद्धा ने एक आत्मबोध बुद्धा को हुआ और उसी के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है जो बुद्धा को भी मिली। और ये संस्कृति मनुष्य के विभिन्न क्रियाकलापों में, मैंने जैसा आपको बताया, परिलक्षित होती है। अब हम आएंगे कि भारतीय संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं। तो भारतीय संस्कृति की अगर मोटे रूप में देखें तो ये विशेषताएं हैं। सबसे पहले ये भारतीय संस्कृति प्राचीनतम संस्कृति है। दूसरा, निरंतरता। प्राचीन होने के बावजूद आज तक ये संस्कृति निरंतर पुष्ट होती गई है और अपने उसी रूप में यहाँ पर विद्यमान है। चिरस्थायी, बहुत लंबे समय से। आप ये देखिए, बहुत कई संस्कृतियां आई पुरानी। अगर आप सिविलाइजेशंस की बात करते हैं तो बहुत सी संस्कृतियां उस समय आई, लेकिन वो सिविलाइजेशन समय के साथ वो संस्कृतियां खत्म हो गई। लेकिन भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण रही। ऐसा अक्षुण्ण से मतलब खत्म होने से अक्षुण्ण रही, बाकी उस पर उन दूसरी संस्कृतियों के प्रभाव भी पड़े, बट भारतीय संस्कृति ने उन सबको आत्मसात किया। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है सहिष्णुता। और आप सब जानते हैं कि सहिष्णुता की जहाँ बात आती है तो इतनी विभिन्नताओं के देश में भी अगर आप इतनी विभिन्नताओं के बावजूद लोग परस्पर एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, या आज हमारे संविधान की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे सेक्युलर स्टेट नाम हमने अपने संविधान में हमने दे रखा है। सेक्युलर स्टेट का मतलब है कि किसी भी धर्म पंथ के लोग यहाँ पर अपना जीवन यापन खुशी से कर सकते हैं। सबको एक इक्वल स्टेटस से बराबरी का दर्जा है। तो सहिष्णुता भारतीय संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद एक ग्रहणशीलता। ग्रहणशीलता क्या है? भारतीय संस्कृति, जैसा मैंने बताया, कई बार इस पर अटैक हुए। अंग्रेज तो सबसे आखिरी इस पर अटैक करने वाले थे, लेकिन अगर हम आज देखें तो आज भी पाश्चात्य संस्कृति का कुछ रूप में भारतीय संस्कृति पर एक आक्रमण या उसका अतिक्रमण सा हो रहा है। लेकिन भारतीय संस्कृति की ये खासियत रही है कि उसने उस चीज को ग्रहण किया। ग्रहण किसको किया? जो अच्छाई थी। चाहे दूसरी संस्कृति या दूसरी संस्कृति के लोग भारत में आक्रमण करने आए, पर ये भारतीय संस्कृति की एक विशेषता थी कि उसने उनकी अच्छाइयों को ग्रहण किया और उसने उन अच्छाइयों को ग्रहण करके अपनी संस्कृति में उन चीजों को डाला, या ये बताया मनुष्य को कि देखिए, उन्होंने कोई बाहर से आक्रमणकारी आया, लेकिन अगर उसकी संस्कृति में कोई चीज अच्छी है तो हमें उसको लेना चाहिए। भारतीय संस्कृति की अगर हम बात करें तो इंडियन कल्चर हैज ऑलवेज फॉलोड दिस थिंग कि व्हाट एवर इज गुड वी शुड अडॉप्ट दैट, एंड व्हाट इज रॉटन और व्हाट इज टू बी डिस्कार्डेड हम उसको डिस्कार्ड ही कर दें। इसके बाद आता है आध्यात्मिकता। इसके ऊपर अभी मैं आपको बताऊंगी आध्यात्मिकता क्या है। आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिज्म है, आध्यात्मिकता धर्म है, आध्यात्मिकता आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य आपको बताती है। और भारत की आध्यात्मिकता ने तो हमेशा एक चैलेंज दिया है, जो वेस्टर्न मटेरियलिज्म है या पश्चिम का जो भौतिकवाद है, उसको भारतीय संस्कृति के आध्यात्मवाद ने एक चैलेंज देके रखा, क्योंकि खाली आप मटेरियलिस्टिक होके आप कभी भी मन की शांति प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप अध्यात्म की ओर अग्रसर नहीं होते हो। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट इज अनेकता में एकता, जहाँ अनेक धर्म हैं, अनेक तरह के लोग रहते हैं। भारत में जितने स्टेट्स हैं उन सब की एक अपनी अनूठी कल्चर है। उसके बावजूद आज हम कहते हैं वी आर वन कंट्री, दैट मीन्स अनेकता में एकता। अब मैं सबसे पहले वाली क्वालिटी पे अगर आऊं
तो प्राचीनता क्या है? प्राचीनता है भारतीय संस्कृति की हम माने तो गणना प्राचीनतम सभ्यता एवं संस्कृति में होती है। भारतीय संस्कृति की जो विशेषता है वही इसे प्राचीन बनाती है। वह और प्राचीनता, आप देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद से वैदिक युग आया है। वैदिक युग के बाद वैदिक युग के बाद वैदिक युग भी लेटर वैदिक ऋग वैदिक एज में डिवाइडेड था। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पर प्राचीन भारत का जब हम इतिहास देखते हैं तो भारतीय संस्कृति पर कई भारी आक्रमण भी हो रहे थे, लेकिन भारतीय संस्कृति ने अपने आप को उन सब से बचाते हुए अपनी प्राचीनता को नहीं खोया, और इसीलिए ये सभी संस्कृतियों में विश्व के समक्ष की जो दूसरी संस्कृतियां हैं उन सबके बीच में भारतीय संस्कृति स्टैंड आउट करती है। स्टैंड आउट मीन्स अलग से खड़ी हुई आपको नजर आती है। विश्व के अन्य संस्कृतियां अगर मैं नाम लूं, रोम, मेसोपोटामिया, चीन, मिस्र, इन सब की संस्कृतियां थीं। भारत की भी संस्कृति उसी में एक थी उस समय, लेकिन ये संस्कृतियां आज अपने उस मूल रूप में अवस्थित नहीं है। लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी अनेक प्राकृतिक प्रकोपों, विचारों के परिवर्तन, विदेशी आक्रमण, सब चीजों से बचाते हुए विलुप्त नहीं हुई है। आज भी वो वहां पर डटकर खड़ी हुई है, और इसीलिए भारतीय संस्कृति की प्राचीनता एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है भारतीय संस्कृति का। नेक्स्ट आता है निरंतरता। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की अगर हम पूरी सीरीज देखते हैं तो भारतीय संस्कृति हमें भारी आक्रमण हो रहे हैं, लेकिन फिर भी भारतीय संस्कृति में हमें एक निरंतरता दिखाई देती है। अब भारतीय संस्कृति की निरंतरता हम माने कि चाहे आक्रमण हुए, चाहे दूसरी संस्कृतियों ने हमारे यहाँ पर आकर एक तरह से उन्होंने हमें भी चैलेंज दिया, लेकिन जो भारतीय संस्कृति थी वो अपने पेस पर आगे बढ़ती रही। यूनानी, शक, अगर आप प्राचीन भारत पढ़ते हैं तो प्राचीन भारत में आप देखेंगे कि यूनानी, शक, कुषाण, हूण, मध्यकाल में अगर ये तो प्राचीन भारत के थे, मध्यकाल में आप तुर्क, अफगान, मुगल, और आधुनिक काल में अगर हम देखें तो अंग्रेज, इन द्वारा भारत पर कई प्रकार के आक्रमण हुए। और कुछ तो भारतीय संस्कृति और विचारों को, कुछ आक्रमण तो नहीं बदल सके, बल्कि हमारी संस्कृति ने उनको स्वयं में आत्मसात कर लिया। जब मुगल आए तब इस संस्कृति को उनके प्रभाव से अक्षुण्ण रखना थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि जो मुगल थे वो धर्म जो उनका था इस्लाम धर्म, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज थी कि वो बहुत कट्टर धर्म था, और उसने लोगों का यहाँ धर्म परिवर्तन करना जब शुरू किया तो उससे भारतीय संस्कृति को थोड़ा सा आघात पहुंचा। लेकिन जो मध्यकाल, जब हम इसी मध्यकाल में देखते हैं तो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन हो रहे हैं, और ये भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन ने उस मुगल काल के जो इस्लाम धर्म के जो अटैक थे या उसकी जो कट्टरता थी उसके बीच में एक बैलेंस बनाया, और भारतीय संस्कृति को बहुत कुछ उस चीज से बचा लिया। और मध्यकाल के ये भक्ति आंदोलन के जो संत थे या सूफी संत थे, उन्होंने कहा कि चाहे हम ईश्वर को किसी भी नाम से पुकारें, पर हमारा, और किसी भी धर्म के हम हो, लेकिन हमारा किसी भी जाति के हो, हमारा अंतिम लक्ष्य मोक्ष है या परमात्मा से हमारा मिलन है, और वो भी आत्मा का परमात्मा से मिलन। जिसमें अगर आपको मैं बोलूं तो मलिक मोहम्मद जायसी का अगर हम इस समय का ग्रंथ देखते हैं पद्मावत, तो उसमें पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने किस तरीके से आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है इसके बारे में विवरण दिया है। जब हम 18वीं सदी में आते हैं तो हम देखते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता के रूप में फिर से भारतीय संस्कृति को एक खतरा दिखाई देता है, लेकिन वापस उस खतरे को कम करने में जिनकी भूमिका होती है वो है उस समय के हमारे धर्म और समाज सुधारक। और उन सुधारकों ने यही बोला, उन्होंने भी यही बोला, अगर मैं राजा राम मोहन रॉय का नाम लूं या दयानंद सरस्वती का नाम लूं, तो समय समय पर जब भी भारतीय संस्कृति एक ट्रांजिशन फेज में पहुंची है तो उस ट्रांजिशन फेज के बाद जब वो वापस पुष्ट हुई है, रिफाइन होके वो बाहर निकली, तो धर्म सुधार आंदोलन अगर हम देखते हैं तो उसमें भी भारतीय संस्कृति पुष्ट होके बाहर निकलती है। जब हमने कहा, जब हम विवेकानंद का स्टेटमेंट देखते हैं कि हमें क्या चाहिए अगर हमें भारतीय संस्कृति को पुष्ट करना है, रिच करना है, तो उसके लिए व्हाट वी नीड मटेरियलिज्म ऑफ वेस्ट एंड स्पिरिचुअलिज्म ऑफ ईस्ट। विवेकानंद ये कहते थे इन दोनों का अगर मिक्सचर हम सम्मिश्रण कर लेंगे तो उसके बाद जो संस्कृति डेवलप होगी, दैट संस्कृति विल बी द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ अ कंट्री। और वही चीज हुई कि भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता का जो
महत्ता रही है वो आपको बाहर की किसी भी संस्कृति में नहीं नजर आती है। समय समय पर हम देखते हैं कि हमारे इतिहास में जो वैदिक ऋषि हुए, जो फिलोसोफर्स हुए, संत हुए और हमारे जो टेक्स्ट थे जिनको कवियों ने, लेखकों ने लिखा, उन सभी ने इस संस्कृति को एक करने में और इसको और रिच और समृद्ध बनाने में अपना योगदान दिया। रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, गीता, इन चारों ग्रंथों से आप लोग भली भांति से वाकिफ हैं और इसमें हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति के मूल्यों को किस तरीके से इन ग्रंथों में प्रतिष्ठित किया गया है। अगर मैं रामायण की बात करूं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम जो एडजेक्टिव अगर मैं बोलूं राम के साथ जुड़ा तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम इस चीज का द्योतक है कि किस तरीके से समाज के अंदर एक मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब कंप्लीट मैन, आपको किस तरीके से एक राजा का व्यवहार होना चाहिए, एक मानव का व्यवहार होना चाहिए, तब हम कहते हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और राम के निकट भी पहुंचना बहुत मुश्किल है। ऐसे अनेक महात्मा और संत हुए जिन्होंने भारतीय संस्कृति को चिरस्थायी बनाने में अपना योगदान दिया। अब उन महात्माओं में मैं बात करूं तो बौद्ध, बुद्धा भी थे, महावीर भी थे। उसके बाद हम शंकराचार्य को भी हम लें तो वो शंकराचार्य ने भी जिस दर्शन को भारतीयों को बताया, ये रामानुज थे। इन सब ने संस्कृति को जिस स्टेचर पे पहुंचाया, जिस स्टेटस पे पहुंचाया, उसमें इन सब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा और इसी कारण आज हम ये देखते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति चिरस्थायी हमें नजर आती है। जैसा मैंने बताया, नेक्स्ट इसकी क्वालिटी है असहिष्णुता, और सहिष्णुता को तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिया है। और भारतीय समाज में अगर हम देखते हैं तो कई प्रकार के मत और पंथों का अस्तित्व शुरू से रहा है, लेकिन हमारी संस्कृति का ये मानना रहा कि सभी धर्मों का एकमात्र लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है और सर्व धर्म उस ईश्वर तक पहुंचने का एक माध्यम है। अशोक के शिलालेख भी अगर हम देखें तो शिलालेख अपने आप में पूरा धर्म की एक किताब है, क्योंकि अशोक ने अपने जितने भी राजकीय आदेश थे, उसने जब धर्म यात्रा शुरू करी तो उसने उन एडिक्ट्स लिखवाए, उनके ऊपर उसने उनको लिखवाना शुरू किया जिससे आम जनता उसको पढ़ सके और आम जनता अपने आचार व्यवहार में उस चीज को ला सके। तो उसमें भी अगर हम देखें तो एक धर्म सहिष्णुता का उल्लेख मिलता है। और भारत में अगर सहिष्णुता को हमें परिभाषित करना हो तो हम ये मानते हैं कि भारत में विभिन्न धर्मों का एक साथ होना सहिष्णुता के चरम को बताता है। उसके बाद आता है ग्रहणशीलता। जैसा मैंने बोला कि कई आक्रमण हुए या कई विदेशी जातियां भारत के अंदर आईं, लेकिन भारत की संस्कृति का एक एब्जॉर्ब करने की एक हमेशा से उसमें एक क्वालिटी रही। उसने एब्जॉर्ब किया उन संस्कृतियों को, उसने ना तो उनको पूर्ण रूप से निकाला और ना ही उनको पूर्ण रूप से एक्सेप्ट किया। जो अच्छा था उसको भारतीय संस्कृति ने एब्जॉर्ब कर लिया और इस गुण के कारण ही भारतीय संस्कृति में जीवंतता और आत्मविश्वास दिखाई देता है। विदेशी तत्वों को स्वयं में आत्मसात करने की भारतीय संस्कृति की जो प्रवृत्ति रही, उसी प्रवृत्ति ने भारतीय संस्कृति को दूसरी संस्कृतियों से अलग खड़ा रखा है। अब मैं बात करूं तो जब हम ग्रीक आ रहे हैं भारत में और हम देखते हैं खरोष्टी लिपि है, गंधार शैली है, यूनानी प्रभाव है, तो ये सब चीजें, गंधार शैली क्या थी? इट वाज मिक्सचर ऑफ ग्रीक आर्ट एंड इंडियन आर्ट। मथुरा की शैली टोटल इंडियन आर्ट थी, पर जो गांधार शैली थी वो इंडो ग्रीक आर्ट था। तो ये एक यूनानी प्रभाव था। हम अगर सिक्कों को देखते हैं तो बहुत सारे यूनानी जो राजा थे उन्होंने अपने सिक्कों के ऊपर जो हमारी संस्कृति, हमारे भारतीय शब्द हैं वो हमें उत्कीर्ण मिलते हैं। तो उससे भी हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से उन्होंने हमारी संस्कृति से, वो भी कहीं ना कहीं इस तरीके से प्रभावित थे कि उनके समाज व्यवहार, या जैसे मैं बोलूं, चाहे उन्होंने राजनीतिक कारण से वो सिक्के उत्कीर्ण कराए हों, लेकिन उसमें भी हमें भारतीय संस्कृति का प्रभाव उन पर भी दिखाई देता है। और हम देखते हैं कि कालांतर में यूनानियों ने भारतीय धर्म को अंगीकार कर लिया। ये था भारतीय संस्कृति का प्रभाव कि जो यूनानी थे उन्होंने भारतीय धर्म को ही अपना लिया था, जिसमें अगर मैं नाम लूं, जो मिनेंडर था वो यूनानी शासक था और उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। हेलियोडोरस था और जो यूनानी राजा का राजदूत था हेलियोडोरस, उसने भागवत धर्म को अंगीकार किया। तो ऐसा नहीं कि भारतीय संस्कृति ही उन्हें अडॉप्ट कर रही थी,
इनफैक्ट वो लोग भी भारतीय संस्कृति से बहुत कुछ सीख रहे थे, जो हमारे धर्म, व्यवहार, समाज सब में परिलक्षित हो रहा था। राजनीतिक कारण उसका जरूर था कि वो भी अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने भारतीय संस्कृति को भी अपनाने की कोशिश की। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आध्यात्मिकता और भौतिकता का समन्वय, जो भारतीय संस्कृति में आपको दिखाई देता है प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक। भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता एवं भौतिकता का समन्वय देखने को मिलता है। हमारी संस्कृति में जीवन के सांसारिक और पारलौकिक दोनों पहलुओं को इम्पोर्टेंस दी गई है, और उन्हीं दोनों का जब सम्मिश्रण होता है तो हम कहते हैं कि ये धर्म है। धर्म उन सिद्धांतों, तत्वों और जीवन प्रणाली को कहते हैं जिससे मानव जाति परमात्मा प्रदत्त शक्तियों के विकास से, अब गौर कीजिएगा, परमात्मा प्रदत्त शक्तियों के विकास से अपना लौकिक सांसारिक जीवन सुखी बना सके तथा मृत्यु के पश्चात मोक्ष उसको मिल सके। भारतीय संस्कृति में धर्म और मोक्ष, आध्यात्मिक संदेश एवं अर्थ और काम की भौतिक अनिवार्यता परस्पर संबद्ध है, रिलेटेड है। ये भारतीय संस्कृति ने माना है कि जितना धर्म हमारे लिए जरूरी है उतना ही हमारे लिए मोक्ष जरूरी है, और जितना अर्थ हमारे लिए जरूरी है, भौतिक साधन हमारे लिए जरूरी हैं, उतना ही हमारे लिए धर्म, अर्थ, काम, उतना ही हमें सांसारिक जीवन जीना भी जरूरी है, और उसी के बाद हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति का जो अंतिम सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, दैट इज अनेकता में एकता। जैसा हम मानते हैं भारत विविधताओं का देश है और सांस्कृतिक रूप से ये एक इकाई है। सांस्कृतिक रूप से अगर हम कल्चरल रूप में एक यूनिट मान रहे हैं भारतीय संस्कृति को, तो हम ये मानते हैं कि अनेकता होने के बावजूद हम सब एक है, वी ऑल आर वन, और हमें वो एकता का सूत्र है जो हम सबको एक जगह बांध के रखता है। भौगोलिक विभिन्नता के अतिरिक्त अगर हम इस देश में देखते हैं तो आर्थिक विभिन्नता और सामाजिक धार्मिक विभिन्नता भी हमें दिखाई देती है, और इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में हम देखें तो अनेक सांस्कृतिक उपधाराएं विकसित होकर पल्लवित हुई और पुष्पित हुई। अगर हम बौद्ध धर्म की भी मैं बात करूं, जैसे अगर हम बात करूं तो उसमें भी महायान और हीनयान दो प्रकार में उसकी उपधाराएं थी, या दो सेक्ट थे जिनमें वो डिवाइड हो गया। लेकिन भारतीय संस्कृति ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि नहीं, आप यहाँ पर बौद्ध धर्म को फॉलो नहीं कर सकते। भारतीय संस्कृति ने हमेशा दूसरे धर्मों का सम्मान करते हुए उनको पूर्ण रूप से फलीभूत होने की वो पृष्ठभूमि भारत की भूमि ने दी, जिससे वो संस्कृतियां न केवल इस देश में रही, बल्कि आज हम देखें तो बौद्ध धर्म का प्रभाव तो विश्व के और देशों में भी हमें नजर आता है। मौर्य काल, चोल राज्य या मुगल काल की बात करें या ब्रिटिश साम्राज्य की बात करें, तो भारत ने हमेशा से अपनी परंपरा और आतिथ्य के लिए अपनी संस्कृति को एक हम माने तो विश्व विख्यात रही, और आज भी भारत की यही सांस्कृतिक विभिन्नता, जिसमें हम भौगोलिक विभिन्नता ले रहे हैं, सांस्कृतिक विभिन्नता ले रहे हैं, सामाजिक विभिन्नता ले रहे हैं, धार्मिक विभिन्नता ले रहे हैं, उन सारी विभिन्नताओं के बावजूद भारत में जो एकता हमें नजर आती है, तो उसमें सांस्कृतिक विभिन्नता में जो एकता है वो ही भारत को सब राष्ट्रों से अलग करती है। एंड में मैं कुछ समअप करूं तो मैं कह सकती हूं और आपको बताना भी चाहूंगी कि किस तरीके से भारतीय संस्कृति की विविधता ने भारत को एक सूत्र में बांधा है, और जिसमें भाषा का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। और अब अगर हम देखें तो संस्कृत जो भाषा रही है, संस्कृत भाषा ने भी इन सब धर्मों को जोड़ने का एक बहुत अच्छा प्रयत्न किया, और प्रयत्न न कहते हुए बल्कि ये मानूंगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो संस्कृत भाषा हर तरीके से लोगों के बीच में थी जब, तो उस चीज को हम देखते हैं कि चाहे द्रविड़ संस्कृति हो या आर्य संस्कृति हो, उन सब का अगर हम देखें तो उनमें वर्ण क्रम और जो व्याकरण है वो संस्कृत में मिलता है। जो भारत में दार्शनिक संप्रदायों की परंपरा रही और धर्म शास्त्रों की परंपरा रही, उनको भी एक सूत्रता प्रदान करने में संस्कृत का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जीसी पांडे मानते हैं कि भारतीय संस्कृति का जो आधार है वो आध्यात्मिक आदर्श है और साधना की परंपरा है। जो आध्यात्मिक आदर्श है उन्हीं के आधार पर हम अपने साधना को कर सकते हैं, और हमारी साधना का अंतिम लक्ष्य है, वो साधना का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है या ईश्वर से अपना हम आत्मा का मिलन है।
सांस्कृतिक एकता के प्रतीक के रूप में अगर हम आज देखें तो भारत में अनेकता में एकता जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत में स्थापित जो 4 धाम है, जो 4 कोनों में स्थित हैं, वो भी भारत को एक सूत्र में बांधते हैं और भारतीय संस्कृति को एक जगह, एक अलग रूप में खड़ा करते हैं, जहां पर भारतीय संस्कृति दो इट हैज गॉट डाइवर्सिटी, लेकिन उस डाइवर्सिटी के साथ साथ में भारतीय संस्कृति आपको एक नजर आती है और उस संस्कृति में आपको एकता नजर आती है। थैंक यू सो मच। आज का हमारा लेक्चर यहीं पूरा होता है।